Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 24. Today's topic is about short-term financing. Okay, whenever we are going to finance a business, we had got two opportunities. Number one is short-term financing and number two is long-term financing. Long-term financing and शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. ओके, जो आपका मल्टीनेशनल बिजनेस है बेसिकली दैट इज वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर्स और वहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम जिन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व होते हो वो लॉन्ग टर्म होते हैं. हाउएवर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशंस ऑफ मल्टीनेशनल बिजनेस, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ साथ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की सपोर्ट भी लाजमी साथ हासिल होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपेरेटिव कि लॉन्ग टर्म तो आप करेंगे ही करेंगे बिकॉज यू आर डीलिंग विद द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की भी जरूरत इक्वली पड़ती है. सो दैट इज वाई द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MNC. थोड़ी सी मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ के बताती हूँ कि व्हाई द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज इंपॉर्टेंट. इफ फर्म मेक्स शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन, all the firms they are basically involved in the short term financing decisions और short term financing decisions जो हैं वो उनको periodically करने पड़ते हैं. So all the firms are basically whether it is multinational MNC or it is a local domestic firm, they are equally involved in the in this short term financing decisions. Beyond the trade financing decisions, MNC obtain short term financing to support their operations as well. जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ किया कि MNCs को अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए दे नीड टू हैव द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. देखें, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को तो सपोर्ट करने के लिए आपने कैपिटल बजटिंग एनालिसिस किए एंड यू हैव गॉट द फंडिंग्स और आपने लॉन्ग टर्म फंडिंग अरेंजमेंट्स किए अपने लिए. लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो डेली ऑपरेशंस हैं उनको मीट करने के लिए डेफिनेटली यू वुड रिक्वायर टू हैव द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. Because MNCs have the access to the additional sources of funds, their short-term financing decisions are more complex than those of the other companies. अच्छा, interestingly MNCs के पास जो access to the funds है वो ज़्यादा expanded है या opportunities to access the funds that is more. So उनका जो decision है regarding taking this short-term financing that is even more complex. Financial managers must understand the possible advantages and disadvantages of short-term financing with foreign currencies so that they can make short-term financing decisions that maximize the value of MNC. तो फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को देखें सो दैट दे कैन डिसाइड अबाउट that what is better for the maximization of the value of the firm. So basically all the financial managers they are seeking towards the value maximization. तो उनको ये देखना है कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के लिहाज से कौन सी वाली जो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बेहतर होगी. लाइक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर हमारे लिए कौन सी वाली बेहतर होगी. सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तो आपके लिए इंपेरेटिव है बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन दी इन सच अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट या इस तरह के बिजनेसेस में आप इन्वॉल्व हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हैं. तो लॉन्ग टर्म बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए यू नीड टू हैव द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. लेकिन साथ साथ उस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, उसके ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए डेफिनेटली यू वुड रिक्वायर टू हैव द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑन हैंड, ऑन ग्राउंड. So we are going to start with this chapter, with the chapter objectives. First of all, we are going to explain why MNCs consider foreign financing. अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में जब हम मल्टीनेशनल फर्म्स की बात करते हैं तो उनके पास जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी वेरिड हैं या वो भी मैनी हैं एज कम्पेयर टू इफ वी कंपेयर इट विद सम डोमेस्टिक फर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई द MNCs कंसिडर फॉरेन फाइनेंसिंग. MNCs क्यों कंसिडर करें the financing method which is foreign financing method, क्यों अडॉप्ट करें
उनके पास क्या चॉइसेस हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, व्हाई दे शुड कंसिडर इट, टू एक्सप्लेन हाउ एमएनसीज डिटरमिन वेदर टू यूज फॉरेन फाइनेंसिंग, और फिर ये कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन के why how MNCs determine whether to use foreign financing, उनके लिए बेहतर क्या है, and to illustrate the possible benefits of financing with the portfolio of currencies, यानी एक से ज्यादा करेंसीज से अगर हम अपने बिजनेस को फाइनेंस करें तो हमें किस तरह से फायदा हो सकता है, सिंस वी हैव गॉट many different options, तो उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेहतर है. इट इज जस्ट लाइक मेकिंग अ कॉकटेल, एक कोई आप स्वीट डिश बना लें जिसके अंदर आपने डिफरेंट फ्रूट्स डालें. अब आप कहेंगे कि सारे फ्रूट्स तो मैं नहीं डाल सकते उसमें और ना ही सारी वेजिटेबल्स उसमें डाल सकते हैं. यू नीड टू हैव सम कॉम्बिनेशंस जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें. अगर कोई एक फ्रूट थोड़ा मीठा है, दूसरा थोड़ा सा खट्टा है या उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, इमल्सिफायर है, तो वो सब एक दूसरे के साथ मिक्स होके उस सैलेड का जायका ज्यादा अच्छा होगा. लेकिन अगर आप हर चीज को मिक्स करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दी बेनिफिट. डाइवर्सिफिकेशन इज जस्ट लाइक दैट. डाइवर्सिफिकेशन में भी सिक्योरिटीज उस तरह की होनी चाहिए जो एक दूसरे के रिटर्न्स को कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना, और एक दूसरे के जो नेगेटिव पॉसिबल रिटर्न्स हैं उनको ऑफसेट करें. तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंसिंग विद द पोर्टफोलियो ऑफ करेंसीज, बजाय इसके कि हम सिंगल करेंसी से अपने बिजनेस को फाइनेंस करें. इफ वी आर गोइंग to finance it with the help of the portfolio of currencies, what is going to be the benefit. और portfolio की मैंने आपको एग्जांपल बहुत दफा दी और मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई. It is just like a mixed bag. Portfolio is the mixed bag of currencies जिसके अंदर we have dollars, we have yens, we have pounds, we have पाक रुपी etc. तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, उसका जो उस कॉम्बिनेशन के अंदर करेंसीज जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव इफेक्ट्स को ऑफसेट करें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So we are going to talk about the different sources of foreign financing or the short term financing. फिर हम ये देखेंगे कि whether to use it or not to use it, and also we are going to draw the benefits out of the financing with the portfolio of currencies. So moving on, what are the sources of short term financing? पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का, Euro notes are unsecured debt securities with typical maturities of 1, 3 और 6 months. They are underwritten by commercial banks. अच्छा, सबसे पहला जो हमारा सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है दैट इज कॉल्ड एज यूरो नोट्स. यूरो नोट्स मैंने आपको जब हम इंटरनेशनल मनी एंड बैंकिंग पढ़े थे उस वक्त भी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था. बेसिकली दीज आर दी अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज. अनसिक्योर्ड का मतलब ये है कि इसकी बैकिंग के ऊपर कोई कोलेटरल नहीं है. अब आप कहेंगे कोलेटरल क्या है? There are two kinds of securities. Number one is secured debt securities and number two is unsecured debt securities. Secured का मतलब होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है फॉर एग्जांपल, या अगर आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया है बैंक से, तो उसकी बैकिंग के ऊपर बैंक के पास कोई एविडेंस है या ये समझ लें कि बैंक के पास कोई सिक्योरिटी है जो आपने डिपॉजिट कराई है. इट कैन बी सम बिल्डिंग, इट कैन बी सम इक्विपमेंट, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी एनी अदर थिंग जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया. तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक के पास क्या सिक्योरिटी है कि बैंक कैन सिंपली सेल दैट पर्टिकुलर एसेट ऑफ एंड द बैंक कैन मीट द द लॉस इफ इट इनकर्स, अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो. लेकिन अनसिक्योर्ड में ये होता है कि कोई बैकिंग नहीं होती. बैकिंग से मतलब ये कि आपने कोई कोलेटरल नहीं रखवाया. आप ये सोचेंगे कि बैंक जो है वो अनसिक्योर्ड लोन क्यों दे देगा. बैंक्स दे आर विलिंग टू extend the unsecured loans just to boost up the इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो ऑफ मनी है उसको बढ़ाने के लिए बहुत दफा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे डू ऑफर यू मनी. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है वो हर बैंक आपको कॉल करके पूछ रहा है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको बिजनेस लोन चाहिए. जो लोग सैलरीड लोग हैं, अब जो सैलरीड लोग हैं उनके पास क्या सिक्योरिटी है? उनकी यही सिक्योरिटी बैंक लेता है कि दे आर गोइंग टू डिपॉजिट द अमाउंट विद इन द टाइम फ्रेम बिकॉज दे आर ड्राइंग सैलरीज. वो सैलरीज ले रहे हैं और एक खास टाइम पीरियड से किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं. तो इट इज दे आर प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू रीपे द लोन. इस तरह के जो लोन्स होते हैं जिनकी बैकिंग के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, देयर इज नो बैकिंग, हमने कोई एविडेंस नहीं दिया, हमने कोई इक्विपमेंट नहीं दिया, हमने किसी कोलेटरल के अगेंस्ट लोन नहीं लिया. दीज आर दी अनसिक्योर्ड. और सिक्योर्ड वो होंगे
जिनके बैकिंग के ऊपर कुछ है। तो जो आपके यूरो नोट्स हैं, दे आर दी अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज, जिनकी मेच्योरिटीज बहुत शॉर्ट टर्म है। जैसे इसकी मेच्योरिटी 1 मंथ है, दैट इज 30 डेज, 3 मंथ्स है, दैट इज 90 डेज, एंड 6 मंथ्स है, that is 180 days, and they are basically underwritten by the commercial banks. अच्छा, ये तो हो गया नंबर 1, that was the source of short term financing. Then is the euro commercial papers. Euro commercial papers जो second type है, these are the MNCs may also issue euro commercial papers to obtain short term financing. अच्छा, इसमें क्या होता है, dealers issue this paper for MNCs without the backing of an underwriting syndicate. Again, that is the unsecured, इसकी बैक के ऊपर भी कुछ नहीं है। सो अ सेलिंग प्राइस इज नॉट गारंटीड टू द इशूअर्स, मेच्योरिटीज कैन बी टेलर्ड टू द इशूअर्स प्रेफरेंस। अगर हम इसको यूरो नोट से कंपेयर करें तो यूरो कमर्शियल पेपर में इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द इशूअर्स प्रेफरेंसेस। जो आपकी जो इशू करवाना चाहता है उसको, उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो कितने टाइम पीरियड के लिए यूरो कमर्शियल पेपर लेना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डीलर्स मेक अ सेकेंडरी मार्केट बाय ऑफरिंग टू रीपर्चेज कमर्शियल पेपर्स बिफोर मेच्योरिटी। अब वही डीलर्स जो हैं वो इसकी सेकेंडरी मार्केट बना देते हैं। सेकेंडरी मार्केट से मतलब है फॉर रीबाइंग इट और रीसेलिंग इट। रीबाइंग एंड रीसेलिंग इन यूरो कमर्शियल पेपर्स की डीलर्स खुद बना लेते हैं उसकी मेच्योरिटी से पहले। लेट्स से अगर 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का कमर्शियल पेपर था तो उससे पहले ही उसकी जो मेच्योरिटी है उससे पहले ही डीलर्स जो हैं वो उसकी सेकेंडरी मार्केट बना लेते हैं। मतलब उससे पहले ही डीलर ऑफर कर देते हैं कि यस वी कैन रीबाय इट और वी कैन रीसेल इट। सो दिस इज द यूरो कमर्शियल पेपर। दोनों में डिफरेंस क्या है आप बताएं? दोनों में डिफरेंस ये है कि यूरो कमर्शियल पेपर्स दे आर फॉर अ लेसर टाइम पीरियड, और यूरो कमर्शियल पेपर्स भी लेस टाइम पीरियड के लिए हैं, लेकिन ये ज्यादा जो हैं वो टेलर्ड हैं टू द इशूअर्स नीड। जो प्रेफरेंस है, अब जैसे मैं चाहूँ कि मैं 4 मंथ्स का लेना चाहती हूँ या लेट से 20 डेज का लेना चाहती हूँ तो यूरो कमर्शियल पेपर्स मुझे उस हिसाब से मिल जाएंगे। लेकिन यूरो नोट्स की जो टिपिकल मेच्योरिटीज है दैट वेरीज फ्रॉम 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ्स। So these are the different types of short-term financing. Number 1 is euro notes, number 2 is euro commercial paper, and number 3 is euro bank loans. What are the euro bank loans? MNCs utilize direct euro bank loans to maintain a relationship with euro banks too. अब इसमें क्या होता है? They are another very popular source of the short-term financing for MNCs. If other sources of the short-term funds become unavailable, MNCs rely more heavily on direct loans from the euro banks. अगर euro notes भी available ना हो या euro commercial papers भी available ना हो तो they directly rely on the euro loans. MNCs rely more heavily on direct loans from euro banks. Most MNCs maintain credit arrangements with various banks around the world. और बहुत सारे जो MNCs हैं, most of the MNCs they maintain credit arrangements with various banks around the world. Some MNCs have credit arrangements with more than 100 foreign and domestic banks. यानी एक ही वक्त में एक MNC जो है they make the credit arrangement with more than 100 banks. Just imagine MNC जो है they want to extend, they want to take the loans, they want to open the options for the sources of the short term financing as much as the 100 different banks around the world. So repeat करते हैं, sources of short term financing, number 1 euro notes, number 2 euro commercial papers, number 3 euro bank loans. यूरो बैंक लोन्स आप उस वक्त लेंगे जब आपके पास चॉइस ना हो बाकी दोनों अदर ऑप्शंस की, दैट इज द यूरो नोट्स एंड यूरो कमर्शियल पेपर्स. नाउ इंटरनल फाइनेंसिंग बाय एमएनसीज. द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल फाइनेंसिंग बाय एमएनसीज. Before an MNC's parent or subsidiary searches for outside funding, it should determine if any internal funds are available. अच्छा, before it goes, जो MNC parent है या subsidiary, it searches for the outside funding, it must enter to explore that what are the possibilities to acquire internal fundings. Internal financing की क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं बिफोर इट गोज फॉर द एक्सटर्नल फंडिंग. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम हमेशा इस बात के ऊपर इन्हिसार करते हैं कि हम आउटसाइड फंडिंग के ऊपर उस वक्त जाएं जब हमारी इंटरनल फंडिंग्स जो है वो सफिशिएंट ना हो. फॉर एग्जांपल अगर घर में आपने कोई न्यू परचेज करनी है बड़ी सी, तो उसके लिए आपको कुछ फंड चाहिए. सबसे पहले आप लोगों से
लोन नहीं लेंगे या बैंक से लोन नहीं लेंगे, यू आर गोइंग टू सी व्हाट इज अवेलेबल इंटरनली, आपके अपने घर में क्या पड़ा है. अगर इफ यू कैन मेक इट थ्रू द इंटरनल फाइनेंसिंग, गुड इनफ. इफ नॉट, देन यू आर गोइंग टू बोरो फ्रॉम सम एक्सटर्नल फंडिंग. तो सबसे पहले आप इंटरनल फंडिंग को देखेंगे, उसके बाद यू आर गोइंग टू लुक एट द एक्सटर्नल फंडिंग्स. सो parent of MNCs may also raise funds by increasing their markups on the suppliers that they send to their subsidiaries. अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं एमएनसी के, देर में रेज फंड्स बाय इंक्रीजिंग देयर मार्कअप्स ऑन द सप्लायर. सप्लायर के ऊपर मार्कअप बढ़ाने से भी यू कैन क्रिएट दिस इंटरनल फंडिंग एंड दे कैन सेंड दिस मार्कअप टू द सब्सिडरीज. फॉर एग्जाम्पल, द कैनेडियन सब्सिडरी ऑफ Shreveport Incorporation has experienced strong earnings and invested a portion of earnings locally in the money market securities. अच्छा, उनके पास strong earnings थी, तो इस फर्म ने ये सोचा कि they have invested a huge portion locally in the money market securities. Money market is basically the short term securities. Short term securities के अंदर उन्होंने invest कर दिया because they had the excess of money. क्यों कर दिया? बजाय इसके कि वो आइडल कैश अपने पास रखते हैं, उन्होंने उसको मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया. व्हाई? जस्ट टू अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स ऑन दैट, अपने कैश फ्लोज को बेहतर बनाने के लिए. मीनवाइल, Shreveport Mexican subsidiary has generated lower earnings recently but need funding to support expansion. इसी तरह जो कैनेडियन सब्सिडरी थी उसके पास एक्सेस थी, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया मनी मार्केट सिक्योरिटी में. लेकिन इसी फर्म की जो मैक्सिकन सब्सिडरी थी उसकी कम अर्निंग हुई और उनको फंडिंग चाहिए थी, बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट फॉर द एक्सपेंशन. लाइक एक सब्सिडरी के अंदर ये केस था कि उस सब्सिडरी के पास एक्सेस ऑफ फंड्स थे. जब एक्सेस ऑफ फंड्स थे तो दे हैड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इनटू दी मनी मार्केट सिक्योरिटीज. दूसरे तरफ ये केस था कि जो उनकी मैक्सिकन सब्सिडरी थी उसके पास उसकी अर्निंग्स कम थी, दे वर शॉर्ट ऑफ कैश, दे वर नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, और दे नीडेड टू हैव सपोर्ट फॉर द एक्सपेंशन. अब क्या हुआ? The US parent of Shreveport can instruct the Canadian subsidiary to loan some of its excess fund to the Mexican subsidiary. अब क्या होगा कि जो यूएस पेरेंट है, जो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस एमएनसी का, श्रीवपोर्ट का, वो अपनी कैनेडियन जो सब्सिडरी है उसको इंस्ट्रक्ट करेगा टू ट्रांसफर सम ऑफ द फंड्स और टू लोन सम ऑफ द फंड्स टू द मैक्सिकन सब्सिडरी. फ्री में तो नहीं देगा, लेकिन टू लोन सम ऑफ द फंड्स टू द मैक्सिकन सब्सिडरी. और ये जो उसको लोन देगा दैट इज गोइंग टू बी एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, नॉट द रेट विच इज ओपन इन द मार्केट. उस रेट से हट के, उस रेट के बजाय दे आर गोइंग टू ऑफर दैट टू दिस वेरी पर्टिकुलर एमएनसी. तो एक तरीका ये हो सकता है इंटरनल फाइनेंसिंग का, जो मैंने आपसे शेयर किया कि एमएनसी की अगर एक सब्सिडरी के पास एक्सेस ऑफ फंड्स है और उसने मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरी तरफ उसी पेरेंट की एक और सब्सिडरी है जिसके पास जो है वो जो शॉर्ट ऑफ कैश है या अर्निंग्स कम हो गई हैं एंड दे वांट टू एक्सपैंड, तो जो जिस सब्सिडरी के पास इस केस में कैनेडियन सब्सिडरी जो है वो मैक्सिकन सब्सिडरी को लोन दे देगी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेंट. पेरेंट इंस्ट्रक्शन देगा कि कैनेडियन सब्सिडरी जो है वो मैक्सिकन सब्सिडरी को लोन दे दे फॉर द एक्सपेंशन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. और मैंने आपको ये बताया कि उसका जो रेट है एट विच यू आर गोइंग टू ऑफर देम द लोन, दैट इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली लोअर एज कंपेयर टू द रेट विच इज बीइंग ऑफर्ड इन द ओपन मार्केट. So this process is especially feasible during periods when the cost of obtaining funds in the parent home country is relatively high. अब देखें, पेरेंट खुद भी तो उनको फाइनेंस कर सकता था. जाहिर है एक सब्सिडरी ने दूसरी सब्सिडरी को लोनिंग एग्रीमेंट दिया, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया. यही काम पेरेंट भी कर सकता था अपने बिहाफ पे, लेकिन पेरेंट ये उस वक्त ये वाला स्टेप लेगा जब वो ये समझे कि पेरेंट कंट्री के थ्रू फंड रेज करना इज अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, या यहाँ से फंड ऑब्टेन करना इज अ लॉट मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इफ वी गेट इट फ्रॉम सम अदर सोर्स. So the parents of MNCs can also attempt to obtain funds from their subsidiary by increasing the markups on their supplier they send to the subsidiaries. Supplier से भी लेके, जो कि मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दी, this method of supporting the parent can sometimes be more feasible than obtaining loan from the subsidiary because it may circumvent restriction or tax imposed by the national
गवर्नमेंट। ये जो सप्लायर से लेने का तरीका है फाइनेंसिंग, वो इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे आप टैक्स से एग्जाम्प्ट हो जाते हो, उससे आपको टैक्स की जो है ना वो रिबेट मिल जाती है। सो दिस इज अबाउट द इंटरनल फाइनेंसिंग बाय द एमएनसी। मैंने आपको एग्जांपल दी मैक्सिकन सब्सिडरी की एंड कैनेडियन सब्सिडरी की, जहां पे कैनेडियन सब्सिडरी के पास एक्सेस ऑफ फंड्स था, वेयर एज मैक्सिकन सब्सिडरी वाज शॉर्ट ऑफ कैश। तो ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, द कैनेडियन सब्सिडरी हैज एक्सटेंडेड लोन टू द मैक्सिकन सब्सिडरी इन ऑर्डर टू फाइनेंस इंटरनल। इसको हम इंटरनल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स कहते हैं। Now, why MNCs consider foreign financing? Why MNCs consider foreign financing? An MNC may finance in a foreign currency to offset a net receivables position in that foreign currency. एक तरीका ये हो सकता है कि एक MNC जो है, they may finance in a foreign currency, फॉरेन करेंसी में उस तरह से फाइनेंस करें इन ऑर्डर टू ऑफसेट अ नेट रिसीवेबल पोजीशन इन दैट फॉरेन करेंसी। अगर उस फॉरेन करेंसी में आपकी कोई नेट रिसीवेबल पोजीशन है, लाइक आपके पास फंड्स आने हैं, योर कस्टमर ओड मनी टू यू, तो आप उसके अंदर फॉरेन फाइनेंसिंग कर लें। An MNC may also consider borrowing foreign currencies when the interest rates on such currencies are attractive so as to reduce financing cost. अच्छा, MNC जो है वो बोरो कर सकती है दूसरी करेंसीज में, वाई? जब आपको ये लगे कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इन करेंसीज के ऊपर अट्रैक्टिव हैं और आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट उस सूरत में कम हो सकती है। आप अगर किसी और करेंसी में बोरो करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। इसलिए कई दफा MNCs they may also consider borrowing foreign currencies when they seek that the interest rates are pretty attractive for them, so as to reduce the financing cost। इस तरह से उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा जी, बिफोर वी मूव ऑन आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। जो मैंने आपको नेट रिसीवेबल पोजीशन बताई है टू ऑफसेट सम नेट रिसीवेबल पोजीशन, ये जो हमने दो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। नंबर वन इज दैट दे मे फाइनेंस इन अ फॉरेन करेंसी टू ऑफसेट अ नेट रिसीवेबल पोजीशन इन दैट फॉरेन करेंसी, और दूसरा था कि बोरोइंग वाली जो उनके लिए अट्रैक्शन थी। तो जो नंबर वन है उसके लिए जो आपको एग्जांपल पढ़ के सुना रही हूँ, दैट इज द अबाउट द पेनी इनकॉर्पोरेशन। सो द पेनी इनकॉर्पोरेशन हैज नेट रिसीवेबल डिनोमिनेटेड इन यूरोस एंड नीड्स डॉलर नाउ फॉर लिक्विडिटी पर्पज। अच्छा, उनकी जो रिसीवेबल डिनोमिनेटेड यूरोज में है, बट दे नीड डॉलर्स फॉर द लिक्विडिटी। एंड व्हाट इज द लिक्विडिटी पर्पज? लिक्विडिटी पर्पज से मतलब यह है कि दे जस्ट नीड टू हैव दोज फंड्स available in order to meet the requirements of the to pay off the current liabilities. It can borrow euros and convert them to the US dollar to obtain the needed funds. क्या करेगा? It can borrow euros, यूरो बोरो करे और फिर उनको कन्वर्ट कर ले US डॉलर्स में in order to obtain the needed funds. Then the net receivables in euros will be used to pay off the loan. इस तरह ये होगा कि जो net receivables हैं in euros they will be used to pay off the loan. लोन आपने इस करेंसी में ले लिया, यूरो करेंसी में ले लिया, एंड यू हैव देन कन्वर्टेड इट इनटू द यूरो डॉलर, ठीक है ना, इनटू द US डॉलर, क्योंकि आपको US डॉलर चाहिए थे फॉर द लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बोरो कर लें यूरो करेंसी को और उसको आप US डॉलर में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज यू नीडेड US डॉलर इन ऑर्डर टू फॉर द लिक्विडिटी। और अब ये जो आपने लोन पे ऑफ करना है, ये जो ज़ाहिर आपने लोन लेके किया था, आपने यूरो डॉलर लोन लिया था, जब आपके रिसीवेबल्स आएंगे तो आप अपने लोन को ऑफसेट उससे कर दें। समझ रहे मेरी बात? जब आपके रिसीवेबल्स आएंगे जो आपके कस्टमर ने आपको वापस करने हैं, तो आप अपने यूरो डॉलर जो आपने लिए हुए हैं, यूरो लोन्स जो आपने लिए हुए हैं, क्योंकि आपको डॉलर चाहिए था, उस यूरो को आप यूरो लोन को ऑफसेट कर दें उस यूरो से जो कि आपका कस्टमर आपको पे करेगा। सो इन दिस एग्जाम्पल, फाइनेंसिंग अ फॉरेन करेंसी रिड्यूसेस द फर्म एक्सपोजर टू फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। इस तरह आपने फाइनेंस जब किया फॉरेन करेंसी से तो आप एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से बच गए। क्यों? क्योंकि यूरो करेंसी को आपने कन्वर्ट कर लिया, बोरो कर लिया आपने यूरो करेंसी में और फिर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया टू द US डॉलर, और हमने ये अज्यूम किया कि US डॉलर हमारी होम करेंसी है, राइट। दिस स्ट्रेटेजी इज स्पेशली अपीलिंग इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी इज लो। और ये उस वक्त बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी जब आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट ऑन द फॉरेन करेंसी इज कंपैरेटिवली लोअर।
अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एवॉन। एवॉन एक बड़ी मशहूर कॉस्मेटिक्स कंपनी है जो कि ये बड़ी एक, आप समझ लें कि द मोस्ट पॉपुलर एंड नोन कॉस्मेटिक एक MNC है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाउ एवॉन यूज्ड फॉरेन फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द एशियन क्राइसिस। एशियन क्राइसिस के दौरान एवॉन ने कैसे फॉरेन फाइनेंसिंग की, जरा गौर से सुने। ड्यूरिंग द एशियन क्राइसिस इन 1997 एंड 1998, बहुत दफा मैंने आपसे एशियन क्राइसिस का जिक्र किया, हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 and 2. And many MNCs with Asian subsidiaries were adversely affected by the weakening of the Asian currencies against the dollars. क्या हुआ था कि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी एशियन सब्सिडरीज दे वर लार्जली अफेक्टेड बाय द वीकनिंग ऑफ द एशियन करेंसीज अगेंस्ट द डॉलर। जितनी भी हमारी एशियन करेंसीज थी वो दे गॉट वीकर एज कम्पेयर टू द डॉलर करेंसी। Avon Products Incorporation used various methods to reduce its economic exposure to the weak Asian currencies. अब Avon Products ने बहुत सारी different methods use किए in order to reduce this exposure, क्योंकि Asian currencies जो हैं they were weakening against the dollar currency. Given that Avon had much more cash inflows than the outflow in Asian currencies, it used strategies that reduced the excess of cash inflows denominated in those currencies. First, it purchased more materials locally. अच्छा, अब उसने किया ये कि उसके पास एवॉन के पास इनफ्लोज ज्यादा थे as compared to the outflows in the Asian currencies. It used strategies that reduced the excess of cash inflows denominated in those currencies. और इन्होंने वो strategies use की which reduce the excess of cash inflows denominated in those currencies. वो क्योंकि इनफ्लो ज्यादा आ रहे थे तो वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा एशियन करेंसी में इनफ्लो आए। क्यों? क्योंकि एशियन करेंसी जो है वो हाईली दे वर डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर करेंसी, तो वो चाहते थे कि हमारा जो कैश इनफ्लो आ रहा है एशियन करेंसीज के अंदर में, जाहिर है बिजनेस प्रॉस्पर कर रहा था, आपका बिजनेस बड़े बूम पे था, डिफरेंट एशियन कंट्रीज के अंदर उसकी सब्सिडीज थी, तो जाहिर है इनफ्लो भी आपको एशियन करेंसी में आ रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि ये इनफ्लो जो एशियन करेंसी में आ रहा है हम उसको एशियन करेंसी से थोड़ा सा डाइवर्ट करें। क्या उन्होंने किया? फर्स्ट, इट परचेज्ड मोर मटेरियल्स लोकली। पहला जो उन्होंने काम किया वो ये किया कि उन्होंने लोकली ज्यादा मटेरियल परचेज करना शुरू किए। सेकेंडली, इट बोरोड फंड्स लोकली टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। उन्होंने जितनी भी बोरोइंग की थी वो लोकल करेंसी में ही बोरोइंग की। पहली बात ये कि उन्होंने मटेरियल लोकल परचेज करना शुरू किया, क्योंकि अगर वो कहीं और से करते और क्योंकि उन कंट्रीज की करेंसीज वीक हो रही थी तो डेफिनेटली उनके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से उनको नुकसान होता, एक्सचेंज रेट लॉस होता। इसलिए उन्होंने इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहला ये काम किया कि दे स्टार्टेड बाइंग लोकली उन्होंने बाय करना शुरू किया, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट दे बोरोड फंड्स लोकली टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस। उन्होंने बोरो भी लोकली करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो लोकली बोरो करेंगे तो उनको उसी करेंसी में उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा। थर्डली, इट हायर्ड मोर लोकल सेल्स पीपल। तीसरा उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने लोकली सेल्स पीपल को ज्यादा हायर करना शुरू किया, रादर देन रिलाइंग ऑन दी मार्केटिंग फ्रॉम द यूएस से लोगों को या सेल्स पर्सनल को बुलाने की बजाय उन्होंने ज्यादा लोकल पीपल के ऊपर इन्हिसार किया। Fourth, it began to remit its earning more frequently so that excess cash flows denominated in Asian currencies would not accumulate. और लास्ट उन्होंने ये काम किया कि जो उनकी अर्निंग्स आई उन्होंने जल्दी उनको एक्सेस कैश फ्लोज को रेमिट बैक करना शुरू किया, ताकि कोई भी उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे स्टक ना हो। तो आपने देखा कि एवॉन ने अपने किस तरह से फॉरेन फाइनेंसिंग को यूज करते हुए they have basically saved themselves from the adverse movement of the currencies. हमने ये देखा कि उन्होंने अपने बिजनेस को लोकली सेटअप किया, वहीं से इन्होंने अपने लोकल लोन्स भी लेना शुरू किए, वहीं बोरोइंग भी उधर से की और मटेरियल भी उधर से लिया, हायरिंग भी उधर से की, और जो उनके पास एक्सेसिव अर्निंग्स थी उन्होंने इसको रेमिट बैक करना शुरू किया। दीज आर ऑल द स्ट्रेटजीज दैट यू मस्ट डू। अगर इस सिनेरियो में अगर एवॉन ये करता कि वो बाहर से अब्रॉड से मंगवाना शुरू कर देता, कुछ चीजें मटेरियल अब्रॉड से मंगाना शुरू कर देता, तो एक्सचेंज रेट लॉस की वजह से दे वुड हैव एंडेड अप विद मोर एक्सचेंज रेट लॉस, एंडेड अप विद मोर लॉसेस, राइट? सो नाउ द सेकंड थिंग जो हम दो वजह पढ़ रहे थे कि व्हाई एमएनसीज कंसीडर फॉरेन फाइनेंसिंग। नंबर 1 इज
नेट रिसीवेबल पोजीशन को सेव करने के लिए, और नंबर 2 इज दे कंसिडर बोरिंग फॉरेन करेंसीज व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर क्वाइट अट्रैक्टिव। इसकी एग्जांपल सुने। Salem Incorporation is a US firm that needs dollar to expand its US operations. Assume that the dollar financing rate is 9% while the Japanese yen financing rate is 4%. So Salem can borrow Japanese yen and immediately convert those yens to dollars for use. When the loan repayment is due, Salem will need to obtain Japanese yen to pay off the loan. If the value of the Japanese yen in term of US dollar has not changed since the time, it will pay only 4% on that loan. So जिस करेंसी के अंदर, येन के अंदर अगर उनको अट्रैक्टिव लग रहा था टू टेक अ लोन, उसके ऊपर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, तो अगर हमने साथ ये भी अज्यूम किया कि अगर उनका एक्सचेंज रेट चेंज ना हो तो दे विल एंड अप ओनली विद for paying 4% on that loan. So this is another strategy whereby you can have the advantage of availing the attractive interest rates for your MNC or for your organization. Now look at these short-term interest rates. These are a bit older, but can provide you some evidence. Japan, then United States, Germany, United Kingdom, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाईएस्ट आपका इंटरेस्ट रेट है, वेयर एज रेस्ट ऑफ द अदर दे आर गिविंग यू द पैटर्न्स। नंबर 2 पे ब्राजील है, नंबर 3 पे यूनाइटेड किंगडम, नंबर 4 इज जर्मनी, नंबर 5 इज यूएस एंड नंबर 6 is Japan. So when an MNC borrow funds in specific currency, its choice of maturity is partially based on the expectations of the future interest rates in that currency. So the forecast of the different interest rates they are being provided. आप इनकी forecasting कर लेते हैं because आप जब किसी एक खास time period के अंदर लोन लेते हैं तो you will be interested to look at the interest rate की forecasting का pattern आप देखना चाहते हो. So whenever you want to seek a loan in some foreign currency, you would like to look at the interest rate और आप उसकी फोरकास्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, और फोरकास्टिंग का पैटर्न आपके सामने इस वक्त आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, दैट इज फॉर डिफरेंट करेंसीज. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन अ लोन फॉर अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी, यू नीड टू लुक एट द इंटरेस्ट रेट फोरकास्टिंग, राइट. डिटरमिनिंग द इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट. नाउ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन, आपने अब आप इस बात में इंटरेस्टेड है दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट का हम फार्मूला आपको बताएंगे और आप उससे कैलकुलेट करेंगे दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. सो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपको इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट की जरूरत पड़ती है. ओके, यू वुड आस्क व्हाट इज द इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट, व्हाई कांट वी कॉल इट अ फाइनेंसिंग रेट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेट. जब भी हम बैंक्स में रेट्स की बात करते हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेट्स. नंबर 1 इज नॉमिनल रेट एंड नंबर 2 इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक आपको कोट करता है, जो बैंक आपको देता है. जैसे बैंक आपको कहे कि वी आर प्रोवाइडिंग लोन एट द रेट ऑफ लेट्स से 14% पर एनम. ये जो 14% पर एनम उन्होंने आपको बताया है दैट इज नॉट एक्चुअली 14%. वो क्या है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने उस पे जो कंपाउंडिंग्स हैं उसको उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ. तो अगर उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग कितनी बार करता है बैंक, क्या वो डेली बेसिस पे कर रहा है, क्या वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, मंथली बेसिस पे कर रहा है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर रहा है, क्या बेस क्या है. उस बेसिस की हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट रेट है दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड. कंपाउंडिंग जितनी ज्यादा दफा होगी दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. तो जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के जो होते हैं इंटरेस्ट रेट्स दे आर गोइंग टू बी कंपाउंडेड ऑन डेली बेसिस. तो इसलिए जब क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, क्योंकि हर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट आपको हिट हो रहा होता है. सो वी आर गोइंग टू लुक एट कि हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है या हमारा इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट क्या है. हम उसके अंदर कंपाउंडिंग को भी शामिल करते हैं कि उसके अंदर कितनी दफा कंपाउंडिंग करता है बैंक. So that was the concept of the time value of money, which can be applied here when we are going to determine the effective financing rate. The actual cost of financing depends on number 1 the interest rate on the loan and the movement in the value of the borrowed currency over the life of a loan. यहाँ पे जो मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दी वहाँ पे कंपाउंडिंग थी,
यहाँ पे किस चीज की मूवमेंट है? द मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ द बोरोड करेंसी ओवर द लाइफ ऑफ अ लोन। जिस करेंसी को आपने बोरो किया है उसकी वैल्यू के अंदर क्या मूवमेंट है ओवर द लाइफ ऑफ अ लोन। लेट्स से 2 साल का लोन लिया या 3 साल का या 1 साल का, जितने साल का भी लोन लिया, उस करेंसी की, बोरोड करेंसी की मूवमेंट क्या थी, वैल्यू की क्या मूवमेंट थी ओवर द मेच्योरिटी लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन। सो दैट इज बेसिकली द केस। सो द मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ द बोरोड करेंसी over the life of a loan, that is going to be also affected, that is going to also affect the actual cost of financing. Now determining the effective financing rate at time t, for example borrow New Zealand 1 million at the rate of 8% for 1 year। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने एक करेंसी ले ली, जैसे कि फॉरेन करेंसी है 1 मिलियन की, और उसका जो रेट है दैट इज 8%, और जो टाइम मेच्योरिटी है दैट इज 1 ईयर। और हमने कहा 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक इंटरेस्ट रेट दैट इज 8 ईयर्स, और दूसरा ये कि ये जो आप बोरो आपने किया ना 1 मिलियन, इसकी वैल्यू में कितना फर्क पड़ता है ओवर 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसकी वैल्यू में कितना फर्क पड़ता है, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर फाइनेंसिंग कॉस्ट। आगे देखें, एक्सचेंज रेट इस वक्त डॉलर के साथ जो न्यूजीलैंड डॉलर का चल रहा है दैट इज 0.5, ऑलमोस्ट हाफ, सो इट कन्वर्ट्स इनटू $500,000। ठीक है, 1 साल बाद, अब 1 साल का लोन है, उसके बाद क्या होगा, दे हैव टू पे बैक 108, लाइक 100 मिलियन के ऊपर अगर आपने 1 मिलियन के ऊपर अगर 8% के हिसाब से देखें तो 80,000, और 80,000 उसमें ऐड कर दें तो दैट इज गोइंग टू पे यू बैक 1.1080,000। सो ये आपने इस बोरोड मनी के ऊपर 8% इंटरेस्ट के हिसाब से ये अमाउंट पे करनी है। 1 मिलियन का 8% इज गोइंग टू बी 80,000, आपने ये वापस करना है। लेकिन उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था दैट वाज 0.5 से लेके 0.6 के ऊपर आपका जो है ना एक्सचेंज रेट वो शिफ्ट हो गया, लाइक डॉलर करेंसी जो है वो आपकी स्ट्रांग हो गई एज कम्पेयर टू द न्यूजीलैंड, दैट इज $0.60 नाउ इज इक्वल टू न्यूजीलैंड डॉलर 1 के बराबर है। तो अब जो कन्वर्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस मच। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब देखें आपके जो इस वक्त आपकी जो डॉलर करेंसी है, क्योंकि आप डॉलर में रिसीट कर रहे हैं, डॉलर करेंसी को फायदा हो रहा है क्योंकि डॉलर करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। सो 1 साल के बाद आपने ये देखना है कि हमारी मूवमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी किस लिहाज से चेंज हो रही है। सो व्हाट इज द इफेक्टिव इन फाइनेंसिंग रेट, दैट इज गोइंग टू बी 648 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500। लेट्स कैलकुलेट इट। अच्छा देखें 108, यहां से शुरू करते हैं, 108,000,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, दैट मेक्स 6,48,000। देखें आपने ये पे बैक करना था ना, ये अमाउंट पे बैक करनी थी, अब उसका जो रेट है वो ये है, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 108,000,000 multiplied by 0.6, that is equal to 6,48,000, right? अब आपने परसेंटेज चेंज देखना, 500,000 पहले था और अब 648 है, तो 648 लेस 500 divided by 500, this is equal to 0.296, that is multiplied by 100, this is equal to 29.6%. So this is the effective financing rate for this. Is that clear? I'm sure it's pretty clear. It's very easy. आपने अपना effective financing rate निकाला। हम 2 बातों में interested थे। Number 1 was the interest rate which is 8% over here, and number 2 was the changes in the movement of the currency over the lifetime period of the loan, that is the New Zealand का जो डॉलर का एक्सचेंज रेट डॉलर करेंसी के साथ क्या है। एट टाइम टी इट वाज 0.50 एंड 1 ईयर लेटर जो 1 साल का लोन था उसके बाद 0.6 हो गया। तो हमने ये देखा कि जब हमने उसको नए करंट रेट के हिसाब से, एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट किया तो वी हैड टू कन्वर्ट इट इनटू 6,48,000। तो प्रीवियस से जब हमने इसको कंपेयर किया तो it ended up with the effective financing rate of 29.6%, which was quite a big. This is the formula. The effective financing rate RF can be written as
RF is equal to 1 plus IF, where I stands for the foreign currency interest rate, जैसा कि पिछली केस में हमने देखा that was equal to 8%. 1 plus EF, and EF is the percentage change in the foreign currency spot rate, यानी जो करेंसी का रेट है, स्पॉट रेट है, उसके अंदर कितना चेंज आया. सो ST plus 1 is the ending या स्पॉट रेट प्लस माइनस S divided by S, where S is the beginning और जो ST plus 1 है ये एंडिंग है, यानी मेच्योरिटी के टाइम पीरियड के ऊपर आपका क्या लोन आता है. सो बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स डू अ न्यूमेरिकल. एक मैं आपके लिए न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करूंगी. Numerical assuming that the quoted interest rate for the New Zealand dollar is 8%, and that the New Zealand dollar depreciates from 0.50 on the day, जिस वक्त borrow किया, on the day the funds are borrowed. to 0.45, ठीक है, on the day of loan repayment. What is the effective financing rate of a 1-year loan from the firm's perspective? फर्म के पर्सपेक्टिव के लिहाज से व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट. अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज चेंज क्या है न्यूजीलैंड करेंसी में, विच हैज बीन डिप्रिशिएटेड फ्रॉम 0.50 टू 0.45. तो हम यहाँ लिखेंगे 0.45 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 0.50. ये हमारी फाइनल थी, ये हमारी इनिशियल्स थी. ठीक है, परसेंटेज चेंज के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.45 लेस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5. इट इज इक्वल टू माइनस 0.1 और माइनस 10%. यही हो गया ना. अच्छा जी, नेक्स्ट द कोटेड इंटरेस्ट रेट IF ऑफ 8%. ये हमारा जो IF है दैट इज 8%, और EF ये हमने निकाल लिया, EF दैट इज माइनस 10%. सो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, RF इज इक्वल टू 1 प्लस IF 1 plus EF minus 1. This is the formula for calculating the effective financing rate, where RF is the effective cost of financing. It is equal to IF is the interest rate, EF is the changes in the borrowed currency, and minus 1.
यहाँ पे पुट कीजिएगा वैल्यू 1 प्लस EF कितना है हमारा, IF कितना है 8%, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.08, 1 प्लस EF कितना, दैट इज इक्वल टू -1.1, ठीक है ना, -1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08 और 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, 0.9 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9 माइनस 1. अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1.08, 0.9 माइनस 1, 1.08 multiplied by 0.9, 0.972 minus 1 is equal to minus 0.028 multiplied by 100, it is equal to minus 2.8%. So this is the answer. हमारा जो यहाँ पे इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट हमने जो कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज इक्वल टू -2.8. इट इज अ वेरी इजी फार्मूला, आपको याद कराती हूँ. RF इज इक्वल टू, दो चीजें हमने कहा था इंपॉर्टेंट है हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग में, एक हमारा इंटरेस्ट रेट, दूसरा हमारा चेंजेस इन दी स्पॉट रेट ऑफ द बोरोड करेंसी, ठीक है. IF स्टैंड्स फॉर द इंटरेस्ट रेट, EF स्टैंड्स फॉर द चेंजेस इन द स्पॉट रेट ऑफ द बोरोड करेंसी. तो RF इज इक्वल टू 1 प्लस IF इंटू 1 प्लस EF -1, दैट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला. उसमें हमने परसेंटेज चेंजेस लिखी EF की और IF हमने एज इट इज लिखा, एंड देन वी हैव इजीली कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ द फॉरेन फाइनेंसिंग व्हेन वी हैड बोरोड इन सम अदर करेंसी. अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा केस पढ़ के सुनाती हूँ, एक और कंपनी का. इट्स नेम इज जियो लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंसिंग एंड ट्रेजरी डिसीजंस आपसे शेयर करना चाह रही हूँ बाय दिस फर्म. इट्स नेम इज जियो लॉजिस्टिक्स. इट्स अ मल्टीनेशनल फर्म. It is a US based multinational firm which was created in 1996, provides logistic services in the technology, business equipment, aerospace and other industries. As it experienced substantial growth, it established subsidiaries in several countries. Each subsidiary initially used local banks for its financing need. अच्छा, जब उसने सब्सिडरी अपनी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बना ली तो सबसे पहले ये हुआ कि हर सब्सिडरी ने सबसे पहले लोकल बैंक्स को यूज किया फॉर इट्स फाइनेंसिंग नीड्स, एज इफ इट वर सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द MNC. जियो लॉजिस्टिक्स रिकॉग्नाइज दैट अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कुड इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग द सब्सिडरीज. उन्होंने ये फील किया कि हमारा जो सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है that could improve the relationships among the subsidiaries and communication as well, allowing them to work as a team to resolve their cash deficiencies, ताकि जो उनकी कैश डेफिशिएंसीज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके कम्युनिकेट करके खत्म की जा सकें. इट डिसाइडेड टू सेट अप अ सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन द कंट्री. उन्होंने ये फैसला किया दैट दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन द कंट्री. एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट बना लें ताकि जितनी भी कैश डेफिशिएंसीज डिफरेंट सब्सिडीज फेस कर रही हैं वो सब एक ही जगह पे कम्युनिकेट हो, सो दैट द रैपिड एक्शंस कैन बी टेकन टू eradicate the problem. It decided to set up a centralized treasury department in a country that could offer favorable tax treatments, limited regulations and local banks that were familiar with this sophisticated treasury practice. अच्छा, साथ ही सेंट्रलाइज्ड जो डिपार्टमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट बनाने का उन्होंने फैसला किया. साथ में उन्होंने ये भी सोचा कि वो ऐसी जगह पे बनाए या ऐसे कंट्री के अंदर बनाए जहाँ पे उनको टैक्स एडवांटेज हो, लाइक वहाँ पे टैक्सेस के हवाले से उनको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, या टैक्स लॉज कंपैरेटिवली लीनियंट हो, या उनको कोई एडवांटेज हो वहाँ पे. एंड ऑल्सो उन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लिमिटेड जो रेगुलेशंस हैं उसके एतबार से वो कंट्री अट्रैक्टिव हो. अब जियो लॉजिस्टिक्स ने दे सिलेक्टेड द डबलिन आयरलैंड एज इट्स लोकेशन एंड डिसाइडेड टू आउटसोर्स सम ऑफ इट्स ट्रेजरी फंक्शंस टू अ बैंक बेस्ड देयर. अच्छा, उन्होंने लोकेशन अपनी चूज कर ली, दैट वाज द डबलिन आयरलैंड, और उसकी लोकेशन
जो है ना एज इट्स लोकेशन एंड डिसाइडेड टू आउटसोर्स सम ऑफ इट्स ट्रेजरी फंक्शन टू अ बैंक बेस्ड देयर। और वहां पे एक बैंक था, उसको उन्होंने अपनी ये सारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लें या आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्सिंग मतलब ये कि दे हैव हैंडेड ओवर दिस ऑपरेशन टू दैट बैंक, और उन्होंने ये कहा कि आप इसको मैनेज करें, हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट को आप मैनेज करें, ठीक है। और उन्होंने उसको आउटसोर्स कर दिया। जाहिर है वो उसके अगेंस्ट उस पर्टिकुलर बैंक को जो आयरलैंड में है उसको कुछ फी भी देंगे। और आयरलैंड का बैंक जो उन्होंने डिसाइड किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा कैश पूल करके अपने पास रखे, एंड देन दे आर गोइंग टू एडवाइस द फर्म अकॉर्डिंगली दैट हाउ टू इन्वेस्ट दैट मनी। इन पर्टिकुलर द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म्स लैंडिंग, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिपोर्टिंग। ये जो बैंक था, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक्स लैंडिंग, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिपोर्टिंग। द बैंक established a netting system so that only the net payments owed by one subsidiary to the other are made over a particular time period. अच्छा, बैंक ने सबसे पहला ये काम किया that they have established a netting system, a netting arrangement whereby they have converted only the net, they have transferred only the net positions, जो net थी amount उसको आप ट्रांसफर करने के बारे में सोचें। This has reduced transaction cost. In addition, the bank established a network so that each subsidiary's cash position is known. This enables one subsidiary to borrow from another that has the cash available. जैसा कि मैंने आपको इससे पहले मैक्सिकन और कैनेडियन सब्सिडरी वाली एग्जांपल दी थी कि अगर एक सब्सिडरी के पास कैश डेफिशिएंसी है तो दूसरी उसको पूरा कर सकती है with the help of a loaning agreement. Geologistics adopted a policy of having the subsidiaries reduce their debt levels and use their either other subsidiaries or the Dublin Bank for their financing. These changes have reduced the firm's financing cost, improved its liquidity and increased its value. तो ये जो changes उसने की, अब देखें, अब सिर्फ उसने किया ये है कि since it has got the different subsidiaries which were working in many different countries, so what they have done is कि उन्होंने एक अपना उन्होंने ये सोचा कि हम इसको सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं और एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं। अब कहाँ बनाएंगे और किससे बनवाएंगे? उन्होंने सोचा कि वो आयरलैंड में बनाते हैं, डबलिन आयरलैंड में, और वहाँ पे उन्होंने अपना ये सारा जो फंक्शन जो उनके जहन में था उन्होंने एक आउटसोर्स कर दिया एक बैंक को। उस बैंक ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली फॉर डूइंग ऑल दी अरेंजमेंट्स रिलेटेड विद दी सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के। वो बैंक ये करता था कि उसने सबसे पहले तो नेटिंग पोजीशंस देखी। नेटिंग पोजीशन से मतलब यह एक सब्सिडरी ने दूसरे सब्सिडरी को कुछ ओ करता है, दूसरे सब्सिडरी ने पहले सब्सिडरी को कुछ ओ करना। उनकी सिर्फ नेट पोजीशंस उसने कैलकुलेट कर ली कि कितना आपका नेट डिफरेंस क्या है। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द होल ट्रांजैक्शन ऑन, पूरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक से दूसरी जगह कन्वर्ट होने के बजाय जो सिर्फ नेट डिफरेंस है उसको एक अकाउंट में आपने कन्वर्ट करना है। दैट मेक्स द एक्सचेंज रेट लॉस मच लोअर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ये क्या चीज है। नेटिंग पोजीशन से मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे 2 लाख रुपए देने हैं लेकिन मैंने भी आपको 1.5 लाख रुपया देना है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे 2 लाख रुपए देने हैं लेकिन मैंने भी आपको 1.5 लाख रुपया देना है। इसका मतलब है जो नेट डिफरेंस है दैट इज 50,000, ठीक है ना, 50,000 है। आपने मुझे 2 लाख रुपए देने हैं, मैंने भी आपको 1.5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है ना, लेकिन 50,000 आप मुझे एडिशनल दे देंगे। So जो 50,000 का जो डिफरेंस है that has to be only, this is called the net amount or the net position, that has to be only transferred from one party to another, not the whole amount. एक दफा आप मुझे 2 लाख दें फिर मैं आपको 1.5 लाख दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। समझ आ रही है ना? इज दैट क्लियर? तो बजाय इसके कि आप पूरी ट्रांजेक्शन को करें, सिर्फ नेट पोजीशन को कर लें। उस नेट पोजीशन को करने से फायदा ये होगा कि इवेंचुअली आप पूरे के पूरे एक्सचेंज रेट लॉस से आप बच जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली द एडवांटेज। दूसरा उन्होंने काम ये किया था कि चूंकि डिफरेंट सब्सिडरीज, हर सब्सिडरीज के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो डिफरेंट थी। एक सब्सिडरी की फाइनेंशियल सिचुएशन वीक थी, दूसरे की स्ट्रांग थी, तो उन्होंने इसका एडवांटेज लेने के लिए ये किया कि एक सब्सिडरी जहां पे कैश डेफिशिएंट थी वहां से आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दी टू दी अदर सब्सिडरी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेंट, या उसने खुद ही अपने ओन पे ये फैसला किया अगर पेरेंट ने उसको परमिशन दी है। इस तरह के प्रोसीजर से ये हुआ कि ओवरऑल जो एमएनसी की लिक्विडिटी पोजीशन थी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी, और उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होगी, एंड अल्टीमेटली इट हैज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का, दैट इज द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। सो वी ऑलवेज फोकस ऑन द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन।
Now, criteria considered for foreign financing. There are various criteria an MNC must consider in its financing decisions, including number 1 is the interest rate parity, number 2 is the forward rate as a forecast, and number 3 is the exchange rate forecast. अच्छा, जब हम करेंगे देखने के लिए कि क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हिच आर गोइंग टू कंसिडर फॉर द फॉरेन फाइनेंसिंग, उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज द इंटरेस्ट रेट पैरिटी, नंबर 2 is the forward rate as a forecast, and number 3 is the exchange rate forecast. अच्छा, first of all, what is interest rate parity? अच्छा, recall that the covered interest arbitrage was described as a short-term foreign investment with a simultaneous forward sale of a foreign currency denominating the foreign investment. From the financing perspective, the covered interest arbitrage can be conducted as follows. First, borrow a foreign currency and convert it into the home currency. पहले आप foreign currency में borrow करें और फिर आप उसको home currency में convert करें for use. Also, simultaneously purchase the foreign currency forward to lock in the exchange rate of the currency needed to pay off the loan. साथ ही आप foreign currency forward purchase करें so as to lock in the exchange rate of the currency needed to pay off the loan. So that is one of the technique. So the second is the forward rate as a forecast. Forward rate को as a forecasting tool use कर लें. And the third is the exchange rate forecast. तीसरा मेथड जो है वो ये है कि आप exchange rate forecast को use कर लें in order to finance your business. So these are the different techniques with the help of which we can do so. For example, let's say exchange rate forecast के हवाले से एक numerical मैं आपको यहाँ पे solve करके देती हूँ. That is how we can use this exchange rate forecast. तो 3 चीजें important हैं: interest rate parity, forward rate forecast, and the exchange rate forecast. Let's do an example. Exchange rate forecast. Sarasota Incorporation needs fund for 1 year and is aware that one-year interest rate in US dollar is 12%. While the interest rate from borrowing Swiss francs is 8%. Sarasota forecasts that the Swiss franc will appreciate from its current rate $0.45 to $0.459 or by 2% over the next year.
The expected value for EF written as will therefore be %. Thus, the expected effective financing rate ERF, effective financing rate, will be effective financing rate will be equal to, क्या फार्मूला है, 1 plus IF 1 plus EF, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला, राइट, देन -1, IF कितना, 8%, ये वाला 8%, 0.08, EF कितना, 2%, 0.02, -1, इसको सॉल्व करेंगे, 1 plus 0.08, 1.08 into 1 plus 0.02, 1 plus 0.02, 1.02 minus 1 into 1.02 minus 1, 0.1016, that is equal to 10.16%. So this is the expected effective financing rate, अगर हम exchange rate forecast के हवाले से अगर हम इसको calculate करना चाहें. So dear students, this was about the today's lecture. We have talked about the short term financing a little bit, और थोड़ा सा हमने बात की थी about how to use various financing methods in order to improve on the value maximization of the firm. Here we can conclude all this what we have done so far. So just to summarize what we have done, we have talked about the different sources of the short term financing. जिसमें हमने बात की थी यूरो नोट्स की, यूरो कमर्शियल पेपर्स की, एंड यूरो बैंक लोन्स की. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट के फर्म जो डिफरेंट मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, व्हाई दे शुड कंसिडर दिस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, what are the different criterias, और हमने इसके ऊपर भी बात की कि how the different subsidiaries they can help out each other for managing this kind of exposure या this kind of a negative impact that may arise. मैंने आपसे एशियन क्राइसिस का जिक्र किया 1997 और 1998 में, whereby एवॉन प्रोडक्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी. एवॉन इनकॉर्पोरेशन इज अ बिग मल्टीनेशनल फर्म, उन्होंने किस तरह से एशियन क्राइसिस के दौरान अपनी फर्म को मैनेज किया बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट फॉरेन फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज. तो फॉरेन फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज हमेशा बहुत हेल्पफुल होती हैं व्हेन एवर द कंपनी इज इन सम ट्रबल और फेसिंग डिफिकल्टीज. उसके अलावा हमने बात की इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट की, जिसका फार्मूला था 1 plus IF, इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट 1 plus IF 1 plus EF minus 1, where EF stands for the change in the spot rate of the borrowed currency over the maturity of that particular loan,
एंड IF स्टैंड्स फॉर दी नॉमिनल और दी कोटेड इंटरेस्ट रेट। और हमने कैलकुलेट किया कि इफेक्टिव फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या आएगी। मैंने आपको एक न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस डॉलर करेंसी के एग्जांपल के साथ समझाया और साथ ही मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज करके बताए। सो वी हैव सीन के इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट या इफेक्टिव फाइनेंसिंग कॉस्ट हमेशा ज्यादा थी एज कंपेयर टू व्हाट द ओरिजिनल कॉस्ट वाज। So dear students, short term financing decisions are very important from the point of view of financial managers, क्योंकि all of them they are going to lead towards the value maximization of the firm। और अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ना करें तो you might be at loss, आपको नुकसान हो सकता है, because short term financing decisions को हम इग्नोर नहीं कर सकते just like the long term decisions, क्योंकि operations में आपको बार बार शॉर्ट टर्म डिसीजंस की जरूरत पड़ती है इंस्टेड ऑफ दी लॉन्ग टर्म डिसीजंस। लॉन्ग टर्म डिसीजंस तो आपने आफ्टर 3 years या 5 years करने हैं, लेकिन जो आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं या उनको फाइनेंस करने की जो बात है, दैट इज गोइंग टू बी एन ऑन गोइंग एक्टिविटी जो आपने अपने साथ करते रहना है। तो फाइनेंशियल मैनेजर्स दे नीड टू बी वेरी केयरफुल while they are doing all these short term financing decisions. So dear students, this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thank you very much for your patience. See you next time. Allah Hafiz.